जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए जुड़ जाइए क्लास में। आज हम लोग क्लास करेंगे, साइंस का करेंगे। आपका रिमाइंडर बुक जो है उससे आपका 50 प्रश्न का एक सेट है। तो आज 19 नंबर सेट शुरू करेंगे, आज से पहला क्लास। और आज से आपका रेगुलर क्लास चलेगा, तो आप लोग पहले लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए, आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। अरुण शर्मा जी, जय हिंद। एक का बी आ गया आंसर आप लोगों का। तारों के प्रश्न है आपका, एक नंबर, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं। आंसर आप लोगों का सही है। प्रश्न एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गैलेक्सी हो जाएगा। गैलेक्सी हो जाएगा, सही आंसर है आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। 2 नंबर का जवाब दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है इसमें। 2 नंबर, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है, यानी कि लाल रंग का फूल है और हरे हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है, तो वह कैसा प्रतीत होता है। वह कैसा कलर का प्रतीत होता है। अरुण शर्मा जी का आंसर ए है, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, सही आंसर है आप लोगों का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में क्या है, काला। क्या हो जाएगा आंसर, काला हो जाएगा। आंसर हो जाएगा काला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50 प्रश्न है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, और ऐसे ही आप लोग जवाब दीजिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए 3 नंबर का जवाब दीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। 3 नंबर प्रश्न है आपका। 3 नंबर, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ, यानी कि पादप में जो भोज्य पदार्थ जो होता है संचित, वह किस रूप में रहता है, ये बताइएगा। पादप में भोज्य पदार्थ जो होता है, यानी कि खाद्य पदार्थ जो होता है, वह संचित रहता है किस रूप में। 3 का ए। चलिए ये भी आपका आंसर सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मंड हो जाएगा। यानी कि पादप में जो भोज्य पदार्थ होता है वह किस रूप में संचित रहता है, तो मंड के रूप में रहता है। और इसमें देख लेंगे ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ये आपका कवक 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 हो गया। और जीवाणु जीवाणु कवक, जीवाणु और जंतु। जंतु में आपका मनुष्य भी आ जाएगा। ये सब में क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और पादप का अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मंड के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और इसमें ये जो आपका लैक्टोज है, लैक्टोज यह किससे प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है। मुस्कान कुमारी। चलिए आंसर दीजिएगा अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रश्न है आपका 4 नंबर, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है उसका कारण इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपका क्या है, व्यतिकरण है, व्यतिकरण। सही आंसर है आपका। यश प्रताप जी, आपका आंसर गलत हो गया है, डी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, यानी कि नहीं है यहाँ पर लगा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्यतिकरण हो जाएगा, व्यतिकरण। क्योंकि इंद्रधनुष जो बनता है वह अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब कारण होता है इंद्रधनुष बनने का। और ये डी जो है आपका ऑप्शन,
व्यतिकरण यह नहीं होता है। चलिए आंसर इसका हो गया व्यतिकरण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, यानी कि मौखिक रूप से लिया जाता है। किस रोग का टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? पोलियो हो जाएगा। पोलियो जो है आपका मौखिक रूप से लिया जाता है। पोलियो का खोज किसने किया था? पोलियो का जोहान जोनास साल्क साल्क और सोबिन ने किया था। और सोबिन ने जोनास साल्क और सोबिन ने किया था। जोन साल्क सही आंसर आपका। अरुण शर्मा जी आपका भी आंसर सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर का आंसर कीजिएगा। आप लोग का आंसर सही आ रहा है, ऐसे ही आंसर कीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपका, आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन जो होता है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इन स्तरों को क्या कहते हैं? यानी कि आहार श्रृंखला यानी फूड चेन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और इन स्तरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका ट्रॉपिक लेवल है, बी में आपका बायोटिकल लेवल, सी में आपका सोमेटिक लेवल, और डी में है क्या? काइनेटिक लेवल। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, रागनी जी का ऑप्शन बी आंसर है इसका। गलत हो गया आंसर आपका। अरुण शर्मा जी आपका भी आंसर गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है आपका, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथन, यानी कि कथन यहाँ पर दिया गया है 4। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। 7 का ऑप्शन डी, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये नहीं होगा आपका। ये दोनों जो है स्टार्च और सेलुलोज क्या होता है? दोनों ग्लूकोज का ही अणु होता है। सेलुलोज और स्टार्च जो है दोनों ग्लूकोज का ही अणु होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कथन में कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। और ये है ऑप्शन ए में है, दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, यानी कि दोनों का जो निर्माण होता है वह वनस्पति से होता है, ये भी आपका सही है, तो ये भी नहीं होगा। और बी में है, दोनों बहुलक है, ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग समझ गए होंगे। रागनी यादव का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, यह गलत कथन है। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करना यह कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फिर से देख लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है, यह कथन गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि कंप्यूटर के बीच आंकड़ों का संप्रेषण हो सके? जवाब दीजिएगा आप लोग इसका। 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा? कंप्यूटरों के बीच आंकड़ों का संप्रेषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन बी। आंसर कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोडेम हो जाएगा। बी नहीं होगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। अरुण शर्मा जी का आंसर सही है, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोडेम हो जाएगा। फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटर के बीच आंकड़ों का संप्रेषण हो सके? क्या हो जाएगा आंसर इसका? मोडेम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। इसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, जवाब दीजिए इसका। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा, एलिसा क्या है आपका? एक टेस्ट है, यानी कि परीक्षण है, बीमारी का परीक्षण करने वाला है। वो बीमारी का नाम बताना कि किस बीमारी का परीक्षण किया जाता है एलिसा टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन ए मुस्कान कुमारी जी का आ गया है, ऑप्शन ए अरुण शर्मा जी का, ऑप्शन ए। चलिए आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन दो ही ऑप्शन सामने आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा, गलत हो जाएगा। एलिसा जो है परीक्षण वो किया जाता है एड्स बीमारी के लिए, एड्स बीमारी के लिए किया जाता है, मधुमेह के लिए नहीं किया जाता है। आप लोग का गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन इसका दो ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन इसका अगले पेज में है। चलिए आ गया आपका आंसर। प्रश्न तो आपको याद होगा आप लोगों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। ऑप्शन सी। हाँ अब सही है आप लोगों का आंसर, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। यानी कि एड्स बीमारी की जांच करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। और यह बीमारी जो होता है आपका एड्स, यह विषाणु जनित है, विषाणु विषाणु जनित बीमारी है एड्स। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग। 10 का बी। 10 नंबर प्रश्न है आपका, सोडियम वाष्प, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि, यानी कि सड़क के किनारे में जो लाइट लगाया जाता है आपका, वह सोडियम सोडियम वाष्प लैंप होता है। तो उसका सड़क के किनारे प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका यह सस्ता होता है, ऑप्शन बी में है इनका यानी कि इसका प्रयोग प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। आप लोग आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी तो नीचे है, देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी में आपका यह चमकदार रोशनी देते हैं। चमकदार रोशनी तो और बहुत सारा बल्ब भी दे सकता है, ये इसका सही कथन नहीं है। इसका कथन ये है सही, ऑप्शन नंबर बी में। इनका प्रकाश जो होता है एक वर्णी होता है, एक वर्णी होता है और पानी की बूंदे, यानी कि बारिश में जो पानी की बूंदे होती है, पानी की बूंदे से यह गुजरने पर प्रकाश जो है वो विभक्त नहीं होता है, प्रकाश विभक्त नहीं होता है। मुस्कान कुमारी जी का बी आप आ गया आंसर सही। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। चलिए आंसर इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर।
11 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागकण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है? आंसर कीजिएगा, कौन सा वृक्ष हो जाएगा? यहाँ वृक्ष का नाम बताना है, कौन सा वृक्ष हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए में है कटहल है, फिर सी में आम है, बी में आंवला है और डी में नाशपाती है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, बी, सही आंसर अभी तक कमेंट में नहीं आया है, आप लोग सही आंसर कीजिए कमेंट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा कटहल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कटहल, यानी कि पर परागकण नहीं है, यह पर परागकण नहीं है। और बाद बाकी जो है आपका आंवला हो गया, नाशपाती हो गया और आम जो हो गया, ये सब पर परागकण है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ऑप्शन ए है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। आप लोग याद रखिएगा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न कभी कभी रिपीट होते रहेगा, तो उस समय जवाब दीजिएगा। प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? यानी कि यह प्रजाति दिया गया आपका गाय भैंस का प्रजाति दिया गया है, और इसमें देखना है कि कौन से पशु के दूध का जो वसा होता है उसका प्रतिशत कम होता है, वसा का प्रतिशत किसमें कम होता है? आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए में है साहिवाल, बी में है जर्सी, सी में है हरियाणा का जो गाय का प्रजाति है वो वाला, और डी में है होल्स्टन फ्रीजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए आंसर इसका आ गया है सही। नहीं पता कोई बात नहीं है, आंसर देख लीजिए और याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, होल्स्टन फ्रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल्स्टन फ्रीजन हो जाएगा। यह क्या है? पशु की प्रजाति है, और इस प्रजाति का जो दूध जो होता है इसमें वसा का प्रतिशत सबसे कम होता है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? होल्स्टन फ्रीजन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आपका, हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? प्रश्न में आप लोग कभी भी अगर प्रश्न पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं है या है, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त नहीं है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन ए में आपका सनई। सनई के बारे में आप लोग जानते होंगे, यानी कि गांव में जो आप लोग खेती करते हैं तो उसमें फसल अगर ज्यादा उपज होता है और ज्यादा मात्रा में उसमें खेती किया जाता है तो फसल नहीं उगने लगता है सही से, तो उसमें खाद के रूप में क्या करते हैं, दलहन पौधा को लगाते हैं, या जो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको लगाते हैं, तो उसमें सनई को भी लगाया जाता है। आपका ये क्या है? ढैंचा है, ढैंचा यानी कि धैंचा जो लगाया जाता है, गाँव में हम लोग क्या बोलते हैं? धैंचा बोलते हैं। धैंचा जो लगाया जाता है ये भी आपका खाद का काम करता है उसमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पर है क्या? इनमें से नहीं है, यानी खाद के रूप में प्रयोग नहीं होता है। आपको पहले बताएं आप लोगों की, सही से पढ़िएगा प्रश्न। चंदन कुमार जी का 14 का ये गलत है आंसर। और यहाँ पर लोबिया है, लोबिया भी आपका एक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये नहीं होगा आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हरी मक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? हरी मक्का। अरुण शर्मा जी का आंसर सही है, डी हो जाएगा हरी मक्का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जो मक्का जो होता है, मकई, मकई हम लोग लगाते हैं, फसल में लगाते हैं मकई, तो क्या करते हैं, मकई हम लोग काट के ले आते हैं घर खाने के लिए, उसको छोड़ते कहाँ है? खेत में। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि खाद के रूप में, खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सनई बाव करते हैं या फसल लगाते हैं सनई का, या फिर ढैंचा का, या फिर लोबिया का, तो ये सब उसी में छोड़ देते हैं खेत में खाद के लिए, और मकई तो हम लोग काट के ले आते हैं घर पे। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है आपका, 14 नंबर का जवाब दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? 14 का ए, 15 का भी आंसर आ गया है। 14 का ए, मधुमक्खी पालन क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही है, एपी कल्चर हो जाएगा। चंदन कुमार जी का आंसर है 14 का ए सही है आपका, एपी कल्चर हो जाएगा। और पीसी कल्चर जो है, इसमें किसका किया जाता है अध्ययन? मछली का किया जाता है, मछली का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 15 का भी आप लोग जवाब दे दिए हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है आपका कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। 15 का ऑप्शन क्या है आप लोगों का? बी है। बी में क्या है? क्लोरीन। चलिए सही आंसर है आप लोगों का, क्या हो जाएगा इसका? मछली। हाँ मछली, मछली वाला बताएं आपका पीसी कल्चर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लोरीन हो जाएगा। यानी कि जल को शुद्धिकरण करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर। 16 नंबर का आंसर कीजिएगा। आप लोग जितना ज्यादा आंसर कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोग का प्रश्न जो भूल रहे होंगे वो सब याद हो जाएगा। 16, 16 का क्या है? यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है तो दूध का घनत्व क्या होता है? दूध का घनत्व क्या होता है बताइएगा आप लोग। 16 का सी, सी में क्या है? बढ़ जाता है। चलिए आंसर आप लोगों का, सभी लोगों का सही है। सुनील रजक जी का बी है, 16 का बी। 16 का बी आप लोगों का, सुनील जी का गलत है। जो भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उन लोगों का सही है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है दूध का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और दूध में जो आपका होता है, दूध में जो होता है आपका केसिन प्रोटीन पाया जाता है। विकास सर का क्लास आज दिन में ही हो चुका है और कल से विकास सर का भी क्लास रहेगा। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, बढ़ जाता है घनत्व। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर का आंसर कीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एंजाइम बताना है, बताइएगा एंजाइम। केसिन से उजला होता है, हाँ सही है। केसिन प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है आपका केसिन। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 17 नंबर का। आंसू निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है आंसू में? एंजाइम का नाम है आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन ए में है। यहाँ पर एमाइलेज होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एमाइलेज है, बी में है यूरोस, और सी में आपका लाइसोजाइम, डी में है यूरोक्रोम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए सही आंसर आ गया आप लोगों का। मुस्कान कुमारी जी का आंसर है क्या? सी। सी हो जाएगा इसका आंसर, ए नहीं होगा। 17 का ए नहीं होगा, सी हो जाएगा, लाइसोजाइम हो जाएगा। आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रश्न हो गया और भूल गए, याद रखिएगा प्रश्न को। चलिए 18 नंबर प्रश्न आ गया है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? दाद यानी कि रिंग बॉम्ब, रिंग बॉम्ब जो होता है दाद, इसका कारण क्या होता है? दाद खाद खुजली जो होता है, यह बीमारी का कारण क्या होता है? किसके कारण होता है बताइएगा आप लोग।
ऑप्शन ए 18 का ए, 18 का ए। चलिए सही आंसर है आप लोगों का, क्या हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। कवक जनित रोग है, यानी कि आपका दाद हो गया, दाद हो गया, खाग हो गया, खुजली हो गया, खुजली हो गया, ये सब जो होता है आपका किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, कवक के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। यानी कि कहीं पर अगर चोट लग जाने के कारण या कट जाने के कारण रक्त का जो स्राव होने लगता है और कुछ देर के बाद वह फ्लोटिंग हो जाता है, जम जाता है रक्त और नहीं निकलता है, इसके लिए कौन सा विटामिन सहायक है। विटामिन के, विटामिन के, सी, सी में आपका विटामिन के है। चलिए आप सभी लोगों का आंसर सही है, विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के। और रक्त जो आपका है, अगर प्रोटीन पूछा जाएगा, यहाँ पर विटामिन दिया गया है, विटामिन हो जाएगा आपका के। और अगर प्रोटीन पूछेगा, प्रोटीन, प्रोटीन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन अगर पूछेगा कि रक्त के थक्का बनने में सहायक प्रोटीन, तो आपका फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। और विटामिन पूछेगा तो के हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर का आंसर कीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका, पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे। पनडुब्बी के आविष्कारक का नाम बताना है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, 20 नंबर का आंसर कीजिएगा। पनडुब्बी के आविष्कारक, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा, अभी तक आंसर आप लोगों का नहीं आया, ऑप्शन डी, 20 का डी, 20 का ए। चलिए जिन लोगों का ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुशबेल हो जाएगा, बुशबेल। अरुण शर्मा जी आंसर याद कर लीजिएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बुशबेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर याद कर लीजिए, पनडुब्बी के आविष्कारक थे कौन, बुशबेल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका 21 नंबर। आंसर भी आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका, सूर्य हमें सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर के बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। यानी कि सूर्यास्त होने के टाइम या सूर्योदय होने से पहले थोड़ा सा सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है, प्रकीर्णन। भूमि कुमारी यादव, अच्छा साइंस होगा आपका, एनसीईआरटी से भी होगा। आज क्लास जो है आपका, बहुत दिनों के बाद क्लास हम लिए हैं, तो प्रैक्टिस सेट से शुरू किए हैं। आपका एनसीईआरटी का भी साइंस होगा आपका। एनसीईआरटी में जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उससे भी कराएंगे और सब्जेक्टिव भी कराएंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्लास आज से शुरू हुआ है। डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी का आप लोगों का भी होगा क्लास। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। सूर्य हमें सूर्योदय के पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। आप लोग आंसर किए हैं, सही किए आंसर आप लोग, क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकीर्णन। साइंस का आपका एनसीईआरटी का या मिसलेनियस जो भी है सब क्लास होगा आपका। चलिए ये वाला प्रश्न जो है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा प्रश्न आपका, इसका जवाब दीजिएगा। 22 नंबर का जवाब दीजिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी तापमान पर, उसी तापमान पर, यानी कि तापमान परिवर्तित नहीं होता है, भाप में बदल जाता है, तो आवश्यक उष्मा, उष्मा की मात्रा क्या होगी। उष्मा की मात्रा यहाँ पर निकालना है। सब होगा, पहले ये क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिए
अभी पहला ही क्लास है, धीरे धीरे सब होगा। एनसीईआरटी का भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव कराएंगे और जो भी आपका बुक बता रहे हैं उसका भी होगा, लेकिन एक ही दिन तो नहीं हो सकता है ना। चलिए पहले ये कर लेते हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिए। 22 नंबर का ए, 22 नंबर का ए नहीं होगा। चलिए समझने वाला थोड़ा न्यूमेरिकल प्रश्न है ये आपका। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, उष्मा पूछा जा रहा है। उष्मा जो होता है आपका क्यू बराबर होता है आपका, क्यू बराबर होता है एम एल होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग प्रश्न पे, क्यू बराबर एम एल होता है। एम जो होता है आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और एल क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है। तो यहाँ पर उष्मा ही निकालना है, तो क्यू बराबर हो जाएगा एम एल। यहाँ पर हो गया, एम कितना दिया गया यहाँ पर देख लीजिए, 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया गया है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और गुना एल, एल क्या है, गुप्त उष्मा है। तो गुप्त उष्मा का मान क्या होता है, गुप्त उष्मा का जो मान होता है आपका 540 कैलोरी होता है, 540 कैलोरी। तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आपका हो जाएगा 540 हो गया, 540 ये आपका कैलोरी हो गया, कैलोरी। और यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका जूल में सब ऑप्शन है, तो इसको जूल में कैसे बदलेंगे, तो आपका होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है आपका 4.18 जूल होता है, 4.18 जूल होता है। तो यहाँ पर कितना है, 540 कैलोरी है, तो इसको अगर हम बदलेंगे तो 4.18 गुना 540, इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग आ जाएगा आपका 2257 जूल आ जाएगा, 2257 जूल आ जाएगा। आप लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं, नहीं आया हो तो एक बार फिर से बता देंगे। ये आपका न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है, फिजिक्स का प्रश्न है आपका ये। आंसर क्या हो गया, 2257, गुना करने के बाद आपका आ जाएगा आंसर 2257 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है, यानी कि बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है, तो इसका गलनांक क्या होता है। बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। 21 का आंसर गलत है, 21 का आंसर गलत हो गया। 21 नंबर, सूर्य हमें सूर्योदय के पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका आंसर आप लोग का सही है, देख लीजिएगा अच्छे से, आंसर इसका सही है 21 नंबर का। चंदन कुमार जी आंसर इसका सही है, आंसर इसका सही है, प्रकीर्णन हो जाएगा इसका आंसर, प्रकीर्णन हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का जवाब दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। यश प्रताप सिंह सी। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दबाव यानी कि दाब दिया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है, तो इसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गलनांक इसका 23 का सी, 23 का सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका गलनांक क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बर्फ को जब हम अलग अलग बर्फ के टुकड़े को जब चिपकाते हैं, यानी कि दबाव देते हैं, तो उसका गलनांक घट जाता है, बढ़ता नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर, गलनांक इसका घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्रश्न पे, गलनांक जो आपका होता है बर्फ के टुकड़े को चिपकाने पर यानी कि दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाता है, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में आपका रूपांतरण, सी में आपका अदल बदल,
और बी में आपका प्रतिकृति, डी में है प्रतिलेखन। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया का नाम बताना है यहाँ पर, जिस प्रक्रिया के द्वारा डीएनए जिस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए जो उत्पन्न करता है, क्या हो जाएगा आंसर? ये 21 का सी होगा। ये 21 का आंसर आप लोग को बता दिए हैं, प्रकीर्णन। ऐसे चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम भी अच्छे से देख के तब बताएंगे, लेकिन आंसर तो उसका वही है, प्रकीर्णन है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए 21 को हम रख देते हैं, आप लोग बोलते हैं तो 21 को पेंडिंग में रख देते हैं, ठीक है, 21 को पेंडिंग में रख देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, 24 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। ऐसे उसका प्रश्न का आंसर सही है, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से देख के तब बताएंगे। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रतिलेखन हो जाएगा, प्रतिलेखन प्रक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिलेखन प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पर सूची मिलान करना है। सूची वन में क्या है? पशु का नाम दिया गया है, और सूची 2 में उसका हृदय का विकास दिया गया है, तो इसे मिलान करना है। तो चलिए, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है आपका? पशु का नाम है, ये, और सूची 2 में आपका यानी कि हृदय जो होता है कितने कोष्ठक में बटा होता है वो दिया गया है। अपवर्तन होता है जल में, किसी भी क्षण को रखने पर, या जो भी आपका ऊपर उठा हुआ या नीचे झुका हुआ कुछ भी या टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है, उसके लिए अपवर्तन होता है। सही है, चंदन कुमार जी सही बोल रहे हैं। और लाल जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है, ये भी सही है। तो आपका सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, तो उससे पहले या उसके बाद, जैसे सूर्योदय अगर होता है तो उससे पहले आप लोग देखते हैं कि लाल प्रकाश दिखाई देता है। तो प्रश्न भी तो वही पूछा जा रहा था, लाल प्रकाश दिखाई देता है, तो उसका कारण भी प्रकीर्णन होता है। और सुबह में और शाम में जब सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद तक आप लोग देखते हैं कि लाल प्रकाश दिखाई देता है, तो उसका प्रकीर्णन आंसर जो है आपका सही है। और अपवर्तन के लिए होता है जैसे जल में टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, या फिर तिरछा दिखाई देना, या जल में सिक्के डालने के बाद सिक्का थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सब आपका अपवर्तन का नियम है। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न में देखेंगे, मत्स्य है, मत्स्य यहाँ पशु है, और यहाँ पर आपका हृदय का उसका कोष्ठ दिया गया है। तो मत्स्य में कितना कोष्ठ होता है? मत्स्य में कितना कोष्ठ होता है आपका? 2 होता है। मत्स्य में 2 कोष्ठ होता है। और सर्प जो होता है आपका, सर्प जो होता है, सांप, चलिए इस प्रश्न में आइए, कोई डाउट नहीं है। सर्प जो होता है, सर्प में कितना होता है? 3 हृदय कोष्ठ होता है। और मगरमच्छ, जो होता है, प्रश्न समझिएगा, यहाँ पर आपका एक प्रश्न दिया गया है, लेकिन इससे बहुत सारा आंसर याद हो जाएगा। मत्स्य में यानी कि मछली में कितना होता है हृदय कोष्ठ की संख्या? 2। और सांप में कितना होता है यानी कि सर्प में 3 होता है। मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ, इसमें कितना होता है? मगरमच्छ में आकर आपका 4 होता है। और तारा मछली जो होता है, इसमें कोई हृदय कोष्ठ नहीं होता है, इसमें शून्य शून्य लिख सकते हैं, कोई हृदय कोष्ठ नहीं होता है। चलिए मिलान कर लेते हैं। मत्स्य का क्या हो जाएगा? मत्स्य का 2 होता है, तो 2 क्या है? 4 में है, तो इसका ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया एक का। और सांप यानी कि सर्प का कितना होता है? 3 होता है, तो इसका ये हो जाएगा, ये यानी कि 4 3 हो गया।
उसके बाद आता है मगरमच्छ। मगरमच्छ का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एक से ये मिलान हो जाएगा तो 4 3 1। उसके बाद आपका ये तारा मछली हो गया। तारा मछली में क्या होता है? हृदय नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। तो चलिए हम आप ऑप्शन में मिला लेंगे। 4 3 1 2 हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 3 1 2। ऑप्शन देख लेते हैं। 4 3 1 2। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आ गया, 4 3 1 2 था। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर 4 3 1 2 है। 4 3 1 2 यहाँ पर आ गया, 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 3 1 2 पावर स्टार भाई। 21 नंबर प्रश्न का आप लोग डाउट नहीं रखिए, आप लोग भी देख लीजिएगा, हम भी अच्छे से देख लेंगे, कोई बात नहीं है। 21 पर डाउट नहीं रखिए। एक डाउट के चक्कर में आप यहाँ 2 3 प्रश्न मिस हो गया। ये डाउट आपका कल क्लास चलेगा, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोस्कोप के द्वारा किसका मापन किया जाता है? पिच ब्लेंड। कौन से प्रश्न का आंसर कर रहे हैं आप? पिच ब्लेंड। ये वाला प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नेफोस्कोप निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोस्कोप के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। 26 का बी। 26 का बी, बादलों की दिशा एवं गति। सही आंसर है पावर स्टार, सही आंसर है आपका। 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 का बी हो जाएगा, बादलों की दिशा एवं गति। बादलों की दिशा एवं गति, और यहाँ पर और थोड़ा सा देख लेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि बादलों की दिशा, गति और ऊंचाई तीनों को मापा जाता है नेफोस्कोप के द्वारा। नेफोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27वां प्रश्न है आपका, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? यानी कि ओजोन परत के क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? इसका आंसर कीजिए आप लोग। 27 नंबर का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए में आपका फेफड़ों की क्रियाओं में कमी, बी में है अति अतिपाती बीमारी, एक्योर, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन, सी में है, ऑप्शन डी में है कोलेस्ट। ये थोड़ा ज्यादा जूम होने के कारण अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन डी में आपका क्या? कोलिनेस्ट्रेस। कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम एंजाइमिक क्रिया में कमी। क्या हो जाएगा आंसर? चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। संवेदन तंत्रीय उत्तेजन हो जाएगा।
संवेदन तंत्रीय उत्तेजन, यानी कि ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो संवेदन तंत्रीय उत्तेजन को, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है आपका, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वह किस किस का मिश्रण होता है, ये बताइएगा। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वह किसका किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना का मिश्रण क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर का आंसर कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है आपका, इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन स्रावित होती है। 28 का ए, 28 का 28 का क्या था आंसर? 28 का ए नहीं है, 28 का आपका डी है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। 29 का जवाब दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न का 29 नंबर प्रश्न आपका, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन किससे स्रावित होती है? शरीर के किस भाग से इंसुलिन स्रावित होती है, यानी कि इंसुलिन जो है उससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, पैंक्रियाज हो जाएगा, यानी कि अंगनाशय हो जाएगा। अंगनाशय के, अंगनाशय में बीटा सेल जो होता है, बीटा सेल यानी कि बीटा कोशिका जो होता है उससे क्या होता है आपका इंसुलिन का स्रावन होता है, इंसुलिन उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या है प्रश्न? पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहान विल्हेम रिटर। जोहान विल्हेम रिटर ने पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम देखा था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोगों का कमेंट रुक गया है, कमेंट नहीं कर रहे आप लोग आंसर। चलिए 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्या है प्रश्न? बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी 29 का ए। कमेंट आप लोगों का बहुत लेट से आ रहा है। 29 का हो चुका, यहाँ 31 नंबर पे पहुंच गए। 31 का जवाब दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या है बायोप्सी क्या है? तो यहाँ पर इसका देखेंगे, कृत्रिम पर्यावरण में जीवन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ये नहीं है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका, कोशिका और ऊतकों के प्रयोक्ता से एक चिकित्सकीय निदान तकनीक, यानी कि कोशिका जो होता है आपका, कोशिका या कोशिका और ऊतक, कोशिका और ऊतक से सैंपल के रूप में, यानी कि आपका कह सकते हैं जैसे सैंपल लिया जाता है, जैसे ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसी तरह से सैंपल के रूप में कोशिका और ऊतक से कुछ भाग लिया जाता है और उसे प्रयोगशाला में भेजा जाता है किसी भी बीमारी की जांच करने के लिए। बीमारी का परीक्षण करने के लिए कोशिका और ऊतक से का कुछ भाग सैंपल के रूप में लिया जाता है और प्रयोगशाला में भेजा जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा बायोप्सी क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है दूसरे साइड है।
32 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप लोग जानते हैं कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 ये सब होता है। तो कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जैसे विटामिन हो गया, विटामिन बी हो गया, तो विटामिन B1, B2, B3 और ऐसे करते करते विटामिन B12 तक होता है आपका, और इसके पूरे समूह को क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका एक ऑप्शन यहाँ पर है, क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं इसका। इसका 3 ऑप्शन और है। चलिए ये आ गया, अब इसमें आंसर कीजिए। एक राइबोफ्लेविन हम लोग देख चुके हैं, वो नहीं होगा। और थायमिन, थायमिन भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से ही आता है। और सी में क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में आप लोग बताइए। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह बी कॉम्प्लेक्स का नहीं होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और इसमें आपका डी में जो है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है ये आपका विटामिन B9 का है, B9 का। ये भी आपका बी कॉम्प्लेक्स का ही है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है आपका, जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुले उठते हैं, बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। यानी कि जब पानी में हम लोग ईंट डालते हैं, पानी में ईंट डालते हैं या फिर ईंट पर पानी डालते हैं, तो उससे बुलबुला क्यों निकलता हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है आप लोग बताइएगा, बुलबुला निकलने का कारण क्या है। 33 नंबर का आंसर आप लोग कीजिए। आंसर का आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा पानी और ईंट के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया। ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि रासायनिक क्रिया नहीं होता है उसमें। बी में है ईंट में फंसी हुई हवा का विस्थापन, ये भी नहीं होगा। सी में आपका ईंट के द्वारा, ईंट के द्वारा विस्थापित हवा, हवा यानी कि ईंट के द्वारा क्या होता है, हवा विस्थापित किया जाता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ईंट के द्वारा हवा को विस्थापित किया जाता है। यानी कि जब ईंट बनता है, पकता है, तो उसमें वायु, वायु उसमें, वायु के कारण क्या होता है, उसमें बुलबुला के कारण उसमें कुछ खाली स्थान रह जाता है, जो पानी में डालने के बाद क्या होता है, बुलबुला के रूप में, यानी कि ईंट के द्वारा विस्थापित हो जाता है हवा, उसका हवा जो उसमें रहता है वह विस्थापित हो जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है आपका, डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी निवासी थे। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो है आपका, डीएनए फिंगरप्रिंट, इसका आविष्कार किसने किया था, तो प्रोफेसर एलेक जेफरी ने किया था। एलेक जेफरी ने किया था। और यह प्रोफेसर कहाँ के निवासी थे, यहाँ पर पूछा गया है यह प्रोफेसर कहाँ के निवासी थे। आंसर बताइएगा आप लोग, इसका क्या हो जाएगा। प्रोफेसर एलेक जेफरी कहाँ के निवासी थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के। और डीएनए फिंगरप्रिंट का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, हैदराबाद में है, हैदराबाद, हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंट का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है आपका, 35 नंबर, विष के रूप में साइनाइड की क्रिया प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है।
यानी कि विष के रूप में साइनाइड साइनाइड की क्रिया प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है? यानी कि शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? विष यानी कि साइनाइड जो आपका क्या है? विष है। इसकी क्रिया यानी कि साइनाइड की गोली जो होता है, आपका टैबलेट होता है, ये सब प्रभावित जो करता है, किस अंग को प्रभावित करता है? आपका ऑप्शन ए में मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बी में है रक्त में ऑक्सीजन की स्वरूपता को प्रभावित करता है, सी में है हृदय श्वास तंत्र को प्रभावित करता है, और डी में है तंत्रिका तंत्र को। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 35 का आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन की स्वरूपता को। रक्त में ऑक्सीजन की स्वरूपता को, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के माध्यम से ही प्रवाहित होता है, तो वह ऑक्सीजन की स्वरूपता को ही नष्ट करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न है आपका कि मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या होता है? यानी कि मिट्टी के तेल का जो लैंप होता है, लैंप में बत्ती जो होता है, उसमें तेल चढ़ने का कारण क्या होता है? 35 का बी हो गया है सही आंसर आपका। 35 का बी। कमेंट जो आपका बहुत ही लेट आता है, अब सही है 36 का ए। 36 का ए 36 का ए नहीं होगा। मिट्टी तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या होता है? आप लोग प्रश्न अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। अरुण शर्मा जी, आपका आंसर गलत है। सिंपल सा प्रश्न है, आप आंसर गलत कर रहे हैं। ये प्रश्न तो आपका कितना बार रिपीट हो चुका होगा। आप इससे पहले भी क्लास जब चलता था, उस समय भी ये सब प्रश्न का आंसर आप लोग करते थे अच्छे से। बी क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी। बी सही आपका आंसर। क्या हो जाएगा? केशिकत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशिकत्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में सबसे कम तरंग दैर्घ्य विकिरण कौन सा है? यानी कि कौन से विकिरण का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण कौन सा है? आप लोग रिवीजन में भी रखिए, क्लास एक बार देख लिए कोई बात नहीं है, उसके बाद आप पीडीएफ उसका टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड करके और उसको एक बार खुद से रिपीट कर लीजिए। उसमें आंसर भी रहेगा, वो भी लगा लीजिए और रिवीजन में रखिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 37 का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में आपका एक्स किरण है, बी में है लाल किरणों का, सी में है रेडियो तरंग का, और डी में है पराबैंगनी किरणों का। क्या हो जाएगा? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण बताना है। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा? 37 का बी। 37 का बी नहीं होगा, 37 का ए हो जाएगा। चलिए आंसर देख लीजिए। एक्स किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? एक्स किरण। याद कर लीजिए, एक्स किरण हो जाएगा। एक्स किरण निम्नलिखित में से, यानी कि जो दिया गया है इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा हो जाएगा? एक्स किरण हो जाएगा। ऐसा वाला प्रश्न कभी भी आएगा तो आप लोग सबसे कम वाला नहीं मारिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन में जो है इसमें सबसे कम या सबसे ज्यादा जो भी पूछेगा, इसमें तुलना कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 38 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में आपका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, बी में सापेक्षता का सिद्धांत, सी में आपका
प्रकाश विद्युत प्रभाव और डी में कैथोड किरण। क्या हो जाएगा? 38 का आंसर कीजिए आप लोग। 38 का बी, 38 का बी आंसर गलत है। चंदन कुमार जी आंसर गलत है आपका। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर। पानी के अंदर गोताखोर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है। गोताखोर जो होता है पानी के अंदर सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करता है? यानी कि ऑक्सीजन का प्रयोग तो होता ही है, ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन ए में आपका ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग होता है, यानी कि दोनों का मिश्रण। यहाँ पर है बी में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग, सी में ऑक्सीजन के साथ आर्गन का प्रयोग और डी में ऑक्सीजन के साथ नियोन का प्रयोग। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर बताइए क्या हो जाएगा 39 नंबर का। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर के द्वारा सांस लेने के लिए पानी में किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम का। 39 का क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा, 39 का ए हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गलती हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन एक दो बार रिपीट कर रहे हैं तो आप लोग सुनिए अच्छे से और उसको याद रखिए। गलत होना गलत नहीं है, लेकिन अब वही प्रश्न फिर से रिपीट होगा और उसके बाद गलत कीजिएगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा ना, और जब याद ही नहीं होगा। चलिए अब 40 नंबर का आंसर कीजिएगा। आंसर आप लोग करने के लिए कहते हैं इसीलिए कि जो भी प्रश्न आप लोग अगर भूल रहे हैं कुछ भी, तो कमेंट करने के बाद आप सोचने लगते हैं कि आंसर गलत नहीं करे सही करे, इसके चक्कर में आप लोग याद कर पाते हैं, रिवीजन कर पाते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? किस अयस्क से मैं हाँ ठीक है, यहाँ पर किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? यानी कि अयस्क का नाम बताना है जिससे मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था। रेडियम प्राप्त किया था, रेडियम प्राप्त किया था। चंदन कुमार जी आप पिच ब्लेंड 40 का बहुत पहले से आंसर दे चुके थे। आंसर तो आपका सही है। चालीस का आंसर आपका सही है, पिच ब्लेंड। लेकिन 40 नंबर प्रश्न का आंसर आप इतना पहले कैसे दे चुके थे? सही आंसर आपका पिच ब्लेंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर है, इसका आंसर कीजिए। 41वां प्रश्न आपका, क्लोरोफार्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। यानी कि क्लोरोफार्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफार्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर। प्रदीप राज जी ए, कौन से प्रश्न का आंसर किए हैं? ए। प्रश्न संख्या भी लिखिएगा, समझ में आएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आंसर आपका सही है। क्या हो जाएगा? क्लोरोफार्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। इसका आंसर कीजिएगा 41 नंबर का। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉस्जीन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, क्लोरोफार्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो फॉस्जीन प्राप्त होता है, फॉस्जीन। ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला आपका है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता यानी कि प्रजनन क्षमता जो है आपका कौन से विटामिन की कमी से बढ़ जाती है? विटामिन ई। चंदन कुमार जी सही आंसर आपका विटामिन ई। विटामिन ई ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी भी सही है आपका।
विटामिन ई हो जाएगा आंसर इसका। या कोई बात नहीं है, डिस्प्ले टूट गया है तो देख पा रहे हैं वीडियो, यही बहुत है। सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और विटामिन ई हो जाएगा, यानी कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है आपका क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर में आपका देख सकते हैं यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 दोनों में मिलान करना है, तो इसको छोड़ देते हैं, ऊपर जाने देते हैं। सूची यहाँ मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। चलिए मिलान कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें आप लोग। टोकोफेरोल सही है आपका, टोकोफेरोल। इसमें देखिएगा यहाँ पर है खोजकर्ता और यहाँ पर है खोज, यानी खोजकर्ता ने किसका खोज किया, तो रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था, रुधिर वर्ग का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंडस्टीनर हो जाएगा, लैंडस्टीनर, यानी कि सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्लेमिंग। फ्लेमिंग किसका ये किया था, तो पेनिसिलिन का खोज किया था, तो डी का 2 हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन मिला लेते हैं, सी का 1 और डी का 2। आंसर जब मिल जाएगा तब छोड़ देना है। डी का 2 है, तो डी का 2 देख सकते हैं, इसका इसका क्या है, एक ही है, डी में 2 जो है एक ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 4 1 2, चलिए 3 4 3 4 1 2। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 1 2, यानी कि एक जो आपका ये जेनर है, जेनर, इसका क्या हो जाएगा, यह टीकाकरण का खोज किया था। ठीक है, और 4 4 जो है आपका यहाँ वाटसन हो गया, वाटसन किसका किया था, तो द्वि कुंडली का किया था, द्वि कुंडली का वाटसन हो गया। और आपका एक जो है आपका ये फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। सी में कौन है, लैंडस्टीनर है, लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर किसका किया था, तो रुधिर वर्ग का, ये भी मिलान हो गया आपका। और डी में आपका फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग क्या किया था, तो पेनिसिलिन का खोज किया था। ये मिल गया, तीनों चारों मिल गया। चलिए कोई बात नहीं है, आंसर समझ में आ गया सब। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आज पहला क्लास था, कल से आप लोग का जल्दी हो जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ कहने का मतलब खींचने पर वह अधिक खिंचा सकता है, टूट टूट नहीं सकता है। इसमें ऑप्शन, ऑप्शन ए में आपका रबर है, बी में गीली मिट्टी है, सी में स्टील है और डी में प्लास्टिक है। यानी खींचने पर प्रत्यास्था जो है वो सबसे अधिक किसका होता है। 44 का ए, 44 का ए, 44 का ए नहीं होगा। सही से आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। स्टील है, रबर जो है आपका, रबर वो खींचने पर एक समय पर वो टूट जाता है। रबर अत्यधिक यह प्रत्यास्थ होता है, लेकिन स्टील जब रहेगा तो स्टील से कम ही प्रत्यास्थ होता है। तो जब स्टील रहे तो आंसर आप स्टील लगाइएगा, सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो होता है वह स्टील है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग, लाल रंग कैसा दिखाई देगा। यानी कि वर्णांध जो रोगी होता है, यानी वर्णांध बीमारी से जो ग्रसित होता है, ग्रसित जो रोगी होता है, रोगी, उसको लाल रंग, लाल रंग की वस्तु या कुछ भी लाल रंग प्रकाश जो होगा, लाल रंग वह कैसा दिखाई देगा, लाल प्रकाश कैसा दिखाई देगा। 45 का सी। चलिए सी आपका सही आंसर है, क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश उसको हरा दिखाई देगा जब वर्णांध बीमारी हो जाएगा। वर्णांधता के रोगी को, यानी कलर ब्लाइंडनेस जब हो जाएगा तो उसे क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उस बीमारी में क्या होता है,
लाल जो है वह उसको हरा दिखाई देता है और हरा आपका लाल दिखाई देगा। 45 का आंसर मिस प्रिंट हो गया है। 45 का आंसर तो सही है आपका, यहाँ पर दिया गया है सी में हरा। चंदन कुमार जी आंसर इसका दिया गया है हरा है सी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है आपका, धूमकेतु किसके गिर्द यानी कि इर्द गिर्द प्रक्रमण करते हैं। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द प्रक्रमण करते हैं यानी कि परिक्रमा करती है। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। 46 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 46 का आंसर कीजिएगा। धूमकेतु सी, ऑप्शन सी धूमकेतु क्या हो जाएगा इसका, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रदीप राज सी सही है आपका आंसर। अरुण शर्मा जी आंसर आप लोग याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। धूमकेतु जो है वह सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं, इसका ऑप्शन जो है उस साइड है, देख लेते हैं प्रश्न को। 47 नंबर है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि यानी कि सूर्य के रोशनी में कोई व्यक्ति चल रहा है और जब वो अंधेरे में जाता है तो अचानक से उसे दिखाई नहीं देता है, अंधेरा सा छा जाता है। वह किस कारण से, तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं क्या है, आंख की पेशियां आंख के लेंस की फोकल या फोकस दूरी को तत्काल समायोजित नहीं कर पाती। और इसका और ऑप्शन है, देख लेते हैं, और ऑप्शन जो इसका है दूसरे साइड है, चलिए वो भी देख लेते हैं। 47 नंबर का, चलिए ये जो ऑप्शन दिया गया था आपका वो आंसर नहीं होगा, और यहाँ बी सी डी है, इसी में से आपका कोई आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं आंसर। बी में क्या है, रेटिना कुछ समय तक उज्जवल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है, आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित नहीं कर पाता। ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। यानी कि आइरिस जो होता है पुतली को, जब हम लोग सूर्य के प्रकाश से अंधेरे में अचानक जाते हैं तो नहीं दिखाई देता है। यानी कि आइरिस जो होता है, आइरिस पुतली को तत्काल यानी कि क्षणिक समय के लिए वह प्रसारित नहीं कर पाता है, प्रसारित नहीं कर पाता है, यानी कि पुतली को वह प्रसारित नहीं कर पाता है, जिसके कारण नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बस 2-3 प्रश्न बचा हुआ है। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 48 नंबर प्रश्न है आपका, 48 नंबर, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है। यानी कि सीसा कहने का मतलब है कि लेड पेंसिल जो होता है, लेड पेंसिल में आपका लेड यानी कि सीसा का कितना प्रतिशत होता है, ये बताइएगा। लेड पेंसिल में सीसा का कितना प्रतिशत होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा 48 नंबर का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। क्योंकि लेड पेंसिल जो होता है उसमें आप लोग देखते हैं कि उसमें ग्रेफाइट होता है और लकड़ी होता है। पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट और लकड़ी होता है। सीसा का उसमें कोई मात्रा नहीं होता, यानी कि 0% होता है। आंसर इसका 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उसमें ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। 49वां प्रश्न है आपका, पायस एक कोलाइड होता है
पायस एक कोलाइड होता है, यानी कि पायस कोलाइड जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए 0 सही आंसर। 48 का क्या हो गया? ऑप्शन ए 0 हो गया, यानी कि लेड की मात्रा उसमें 0% होती है, यानी कि न के बराबर होती है। नेहा कुमारी जी ए सही है आपका भी आंसर, आप लोगों का सभी का जो ए ऑप्शन किए हैं 48 नंबर के लिए वो सही है। अब ये 49 नंबर का आंसर कीजिएगा। पायस एक कोलाइड होता है, यह मिश्रण होता है, यानी कि द्रव में गैस का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी में है द्रव में द्रव का मिश्रण होता है, सी में है गैस में द्रव का मिश्रण, और डी में है ठोस में गैस का मिश्रण। क्या होता है? 49 का आंसर कीजिएगा। 49 का बी। चलिए आंसर सही आंसर आ गया आप लोगों का। 49 का बी हो जाएगा, द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। पायस जो होता है पायस, यह द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। और पायस का उदाहरण कौन होता है? तो पायस का उदाहरण आपका होता है दूध हो जाएगा आपका पायस का उदाहरण। क्या हो जाएगा? दूध आपका हो जाएगा, पायस का उदाहरण हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, सही है आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर। पचास नंबर प्रश्न है आपका, देख लेते हैं 50 नंबर क्या है प्रश्न आपका। 50 नंबर, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदन पदार्थ, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ। 50 का ए। प्रदीप जी 50 का ए नहीं होगा आंसर। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझे नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? प्रतिस्कंदन, ये वाला समझिएगा, प्रतिस्कंदन, यानी कि यहाँ पर स्कंदन नहीं कहा जा रहा है, स्कंदन अलग है और प्रतिस्कंदन अलग है। स्कंदन यानी कि रक्त को जमने के लिए, और प्रतिस्कंदन यानी कि न जमने के लिए, ये समझिएगा। यहाँ पर यहाँ आपका आंसर ये हो जाएगा, हिपेरिन हो जाएगा। यानी कि जब शरीर में रक्त रहता है तो रक्त का प्रवाह होते रहना चाहिए। अगर रक्त शरीर के अंदर ही जम जाएगा तो वह काम नहीं कर पाएगा, और क्योंकि शरीर में रक्त जो है वह फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए रक्त का, तो उसके लिए आपका हिपेरिन जो प्रोटीन होता है वह शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। और ये जो आपका फाइब्रिनोजेन, यह शरीर के बाहर, यानी कि कट जाने पर, चोट लगने पर शरीर के बाहर जो होता है रक्त, वह जमाता है, यानी कि क्लोटिंग करता है, और ये क्लोटिंग होने से बचाता है शरीर के अंदर। तो ये ध्यान में रखिएगा, हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, और ये फाइब्रिनोजेन जो है वह शरीर के बाहर रक्त को जमाने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिपेरिन हो जाएगा। और जब विटामिन अगर पूछे तो विटामिन के हो जाएगा, यानी कि विटामिन के हो जाएगा, रक्त के थक्का जमने में सहायक। और प्रोटीन पूछे तो रक्त के थक्का जमने में सहायक होगा फाइब्रिनोजेन, और रक्त को जमने से रोकेगा कौन? तो हिपेरिन रोकेगा, जो कि शरीर के अंदर के लिए होता है हिपेरिन। चलिए समझ में आ गया होगा। आज जो क्लास है आप लोग आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों के बाद क्लास लिए हैं, तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और कल से आप लोगों का अच्छा अच्छा प्रश्न लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न है, आप लोग भी थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए धन्यवाद आप सभी का। क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, अच्छा अच्छा प्रश्न रहेगा। और आप लोग भी अगर कोई प्रश्न ऐसा डाउट अगर होता है तो उसको हम डाउट कर देंगे, अच्छे से आप लोग भी देख लीजिएगा। और जितना ज़्यादा जवाब दीजिएगा आप लोगों का, उतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी को। तो अब क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और फिर कल मिलते हैं और कल के क्लास में। बिहार पुलिस में मेरिट नहीं बना, ऐसा क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं है, प्रकृति का ये सब देन है, ऐसा ही होता है सबके साथ। कोई बात नहीं है, अभी फिर से आप लोगों का सामने आया हुआ है, ये वाला ध्यान दीजिए और इसमें निकाल लीजिए, और फिर आपका समय जो पहले जैसा था उससे अच्छा समय आ जाएगा। कोई बात नहीं है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि। क्लास को रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।